मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। आज हम महात्मा गांधी सीरीज का पार्ट 4 आपको डिलीवर करने जा रहे हैं लेक्चर, और इस लेक्चर पर हम बात करेंगे गांधी जी के भारत आगमन और गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह का प्रयोग, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस सीरीज का महत्वपूर्ण पार्ट और सुनते हैं पूरी चंपारण की कहानी। मज़े से ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और बहुत मज़ा आएगा आपको पूरा चंपारण समझने में। चंपारण को समझना भी है। चंपारण को जब समझेंगे, देखिए एक बात समझिएगा बेटा, जब हम कोई चीज़ समझते हैं ना तो किसी का व्यक्तित्व भी समझ में आता है, प्रश्न वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझना है कि गांधी जी के व्यक्तित्व में परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है, गांधी जी किन किन रणनीतियों का सही ढंग से पालन करते हुए अपने आंदोलन को सफल बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, और यही कारण है कि 9 जनवरी भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी जब भारत आते हैं तो मैंने आपको बोला था कि दक्षिण अफ्रीका में वो 25 साल रुकते हैं जाकर, और लगभग जब 45 साल की उम्र होती तब वो भारत आते हैं। जब गांधी जी भारत आते हैं तो आंदोलन तो उनके ऑलरेडी पहले से सफल थे दक्षिण अफ्रीका में, तो कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण गोखले ने एक ज़मीन तैयार करके रखी थी जाकर। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे भारत में घूम घूम करके गांधी जी के महिमा मंडल को सब लोगों को बताया था कि गांधी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि अगर वो भारत आएंगे तो निश्चित है भारत की सभी मुसीबतों को वो दूर कर देंगे। तो बहुत सारे लोग गांधी जी, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो अनपढ़ हों, किसान हो, मध्यम वर्ग, कहीं ना कहीं गांधी जी को हर व्यक्ति देखना चाहता था, ललायत था हर व्यक्ति गांधी को देखने के लिए जाकर के। इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी के लिए पहले से ही जमीन तैयार करके रखी थी जाकर। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, क्योंकि आपको पीछे अगर थोड़ा बहुत आधुनिक भाषा आपने पढ़ा होगा, इस समय होम रूल आंदोलन चल रहा था और उसको लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और इसी आंदोलन में गांधी जी इस आंदोलन में नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि गांधी जी के विचार और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के विचार आपस में मिलते नहीं थे। गांधी का सोचने का तरीका अलग था और तिलक जी, एनी बेसेंट का सोचने का तरीका अलग था। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे जाकर। इसके पहले गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो एक तथ्य और भी तैयार कर लीजिएगा बेटा। तो यहाँ पर 1901 में गांधी जी आए भी थे। आईएनसी का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी, और वहीं पर ही एक बिल पास करा के ले गए थे, जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन गांधी जी कर रहे थे उसका एक वहाँ पर सपोर्ट मिलता है 1901 के अधिवेशन में। अब यहाँ पर पूरी कहानी को हम बांधते हैं कि कैसे गांधी जी आते हैं, किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को आते हैं तो गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की कहने की वजह से सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। गांधी का मानना था कि मैं पहले कभी भी कोई कार्य करता हूं तो पहले उसको समझता हूं, उसको देखता हूं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखेंगे, समझेंगे तो हमारे लिए कार्य करना आसान हो जाता है, वास्तविकता समझ में आती है जाकर। तो गांधी जी पूरा दौरा कर रहे हैं, पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था जाकर के कि गांधी जी मशीन के विरोधी थे। और यहाँ जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि गांधी जी जिस मशीन के विरोधी थे उसी मशीन का ट्रेन में बैठ करके पूरे भारत की लगभग यात्रा वो कर रहे होते हैं। मैंने कहा ना, समय के साथ गांधी जी के विचारों में बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी जाते हैं, लेकिन आईएनसी में शामिल नहीं होते, होम रूल आंदोलन में अपना सहयोग नहीं देते हैं जाकर, क्योंकि गांधी जी का मानना था, गांधी जी कहते थे कि मैं किसी भी राजनीतिक संगठन में तब तक शामिल नहीं हो सकता जब तक उस राजनीतिक संगठन को मेरे विचार प्रभावित ना करे। अगर मैं उस राजनीतिक संगठन के विचारों से प्रभावित हो रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रभावित नहीं हो सकता, लेकिन कहने के उनकी चीज़ें सही होनी चाहिए। तो इसी कारण मैं अभी आईएनसी में शामिल नहीं हो रहा हूँ। जब कहीं ना कहीं मुझे लगेगा तो मैं आईएनसी में शामिल हो जाऊँगा। हर जगह घूमते थे गांधी जी, कहीं ना कहीं जो उच्च वर्ग था, जो मध्य वर्ग था, उनके साथ भी जुड़ते हुए चले जा रहे थे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गांधी जी पूरे देश को घूमने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जाकर के। अब यहीं से ही एक घटना बदलती है जाकर के। चीज़ों को समझिएगा बेटा, चीज़ें अब हम चंपारण की तरफ जा रहे हैं लेकर के आपको। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी जाकर के, इस अधिवेशन में गांधी जी जाते हैं जाकर, और यहीं से ही कुछ चीज़ें बदलती हैं गांधी के जीवन में। कह सकते हैं कि गांधी जी को एक ऐसा आंदोलन इंतजार कर रहा था, एक ऐसी जगह इंतजार कर रहा था जहां पर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बन जाएंगे। यहाँ पर पूरी कहानी प्रारंभ होती है। एक बिहार के चंपारण के एक किसान है जाकर के, नाम है उनका राजकुमार शुक्ल।
बहुत ही कह सकते हैं कि किसान हैं, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ था कि दृढ़ निश्चयी थे, एक जुनून था। अगर कोई शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो तब तक लगे रहना है जब तक अपनी बात को मनवा नहीं लेते थे। ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। राजकुमार शुक्ल एक वकील बाबू अपने साथ रखे थे। वकील बाबू का नाम अगर आप जानेंगे तो वकील बाबू का नाम है ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद जी बिहार के जाने माने वकील थे और कहीं ना कहीं उनको साथ में रखते थे कि साहब चलिएगा मेरे साथ, मेरी बात को कहिएगा जा करके। और 1916 में जब गए थे राजकुमार शुक्ल, गांधी से मिलने नहीं गए थे, गए थे वो तिलक को बुलाने कि तिलक जी चंपारण आइए, वहाँ पर देखिए और आंदोलन करिए जाकर। लेकिन वहाँ पर लोग जब गए तो वहाँ पर कहा कि नहीं, तिलक से ना मिलिए, आप गांधी से सहयोग मांगिए, गांधी से आप सहयोग मांगेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा। तब जा करके उन्होंने तिलक और एनी बेसेंट से सहयोग ना लेकर के गांधी की तरफ रुख किया कि नहीं, गांधी जी को ले चलना है किसी प्रकार से। ये सारी चीज़ें चल रही थी जा करके। ब्रज किशोर प्रसाद याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी का नाम आपने आगे सुना होगा, इतिहास में हमेशा सुने होंगे। उनके ससुर हैं ब्रज किशोर प्रसाद जी, तो एक वकील बाबू हैं और राजकुमार शुक्ल इन्हीं के साथ हमेशा जाते थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी से कहते हैं कि आप चंपारण आइए, हम किसानों को बड़ी समस्या है नील की खेती से, एक नील की खेती का एक तिनकठिया पद्धति से एक अनुबंध है हमारे साथ, जिसके तहत हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं। ये किसान जो हैं, हम जो भारतीय किसान हैं, ये शोषित हैं अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज बहुत शोषण कर रहे हैं इस पद्धति से, चंपारण और बंगाल कलकत्ता तक जा कर के। गांधी जी को उन्होंने सुनी बात को, लेकिन अनसुना कर दिया गांधी जी ने। उन्होंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं, देखते हैं। और राजकुमार शुक्ल हमेशा ब्रज किशोर प्रसाद जी से कहते थे, वकील बाबू कहिए, बताइए गांधी जी को कुछ। तो गांधी की पहली बात तो वकील को देख करके समझ में आ गया, अरे वकील बहुत, मतलब गांधी का खुद वकील थे, लेकिन उनका मानना था कि वकील जो होते हैं वो लूटते हैं लोगों को, सही काम नहीं करते हैं। तो उनको पहले देख के लगा कि नहीं, ब्रज किशोर प्रसाद जी एक वकील है, शायद भर ये जो गरीब किसान है ये फंस गया है ब्रज किशोर प्रसाद जी के चक्कर में। लेकिन धीरे धीरे, मैंने बोला ना, गांधी जी के साथ उनके विचारों में बहुत परिवर्तन होता है समय के साथ। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गांधी पहले से सीख के आए थे, उन्होंने जीवन में अनुभव लिया, अनुभव से उन्होंने सही और गलत बहुत कुछ सीखा। तो गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में समझते हैं पूरे चंपारण को, लेकिन मानते नहीं है कि नहीं मैं चंपारण आऊँगा। कानपुर आ जाते हैं गांधी जी, पीछे पीछे राजकुमार शुक्ल भी आ जाते हैं। कानपुर में फिर से कहते हैं कि गांधी जी चलिए चंपारण, बड़ी समस्याएं हैं और वहाँ का जो किसान है वो परेशान है, अंग्रेज़ों के तिनकठिया पद्धति से बहुत शोषण होता है, वहाँ के जो बागान मालिक हैं बहुत शोषण करते हैं वहाँ के किसानों का। गांधी ने कहा कि ठीक है, एक भाई लखनऊ में बात नहीं मानी, कानपुर का, चलो ठीक है, हम आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं, और कहीं ना कहीं अपने दौरे में मैं चंपारण को शामिल कर लूँगा। आश्वासन दे दिया। इसके बाद गांधी जी अहमदाबाद चले गए, जहाँ पर गांधी के आश्रम का सारा कार्य चल रहा था। सारे जो दक्षिण अफ्रीका से आए हुए, उनके साथ के जो आंदोलन किए हुए लोग थे, वो उनके लिए कहीं ना कहीं पुनर्वास की व्यवस्था हो रही थी। तो गांधी जी अपना अहमदाबाद अपने आश्रम में जाते हैं जाकर। पीछे पीछे राजकुमार शुक्ल भी चले जाते हैं जाकर के। वहाँ ठान लेते हैं, जिद कर लेते हैं कि नहीं गांधी जी मान जाइए, चलिए हमारे साथ चंपारण और वहाँ की व्यथा को देखिए जा कर के। और सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर बार बार आपके पीछे हो रहा है, निश्चित है कि आपका हृदय द्रवित होगा, आप उसकी बात सुनेंगे। तो गांधी जी तो वैसे भी उदार थे जाकर, तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा मैं कलकत्ता, मुझको जाना है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1917 को कलकत्ता जाना है। तो ऐसा करिएगा कि आप कलकत्ता से ही मुझको वहाँ ले चलिएगा जा करके, जहाँ आप चंपारण की बात कर रहे हैं वहीं लिवा चलिएगा जहाँ भी हो, और फिर वहाँ मैं देखता हूँ, समझता हूँ, फिर मैं निर्णय लेता हूँ कि मुझे वहाँ क्या कार्य करना है। यहाँ पर सफलता मिली राजकुमार शुक्ल जी को कि गांधी जी मान गए। गांधी जी जब 7 अप्रैल 1917 को कलकत्ता जाते हैं, उसके पहले से ही राजकुमार शुक्ल पहुँच गए थे कलकत्ता कि नहीं अब तो गांधी को जाने नहीं देना, पता चला है और मैं नहीं गया लिवाने तो कहीं चले ना जाएं जा करके। 7 अप्रैल को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना की ओर रवाना होते हैं और 10 तारीख को मतलब पटना पहुँच करके अगले दिन ये लोग मुजफ्फरपुर की ओर जाते हैं। मुजफ्फरपुर में जो मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय है, वहाँ पर के प्रोफेसर JB कृपलानी का नाम आपने सुना होगा, और जो आगे INC की अध्यक्षता भी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं गांधी जी का, भव्य स्वागत होता है गांधी जी का। और यहीं पर ही मुजफ्फरपुर में ही गांधी की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से भी मुलाकात होती है। गांधी जी को कुछ अपने फॉलोअर भी मिल गए, मैंने अभी नाम बताया, JB कृपलानी हो गए,
आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, बृजकिशोर प्रसाद थे जाकर, और राजकुमार शुक्ल व्यवस्था बनाने के लिए चंपारण चले जाते हैं। गांधी जी आएंगे कि उससे पहले कुछ व्यवस्थाएं बना ली जाए। तो गांधी जी कहते हैं, आप समझिएगा यहाँ पर, गांधी जी की एक पुस्तक है सत्य के मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, सत्य के प्रयोग के जो 5वां भाग है उसके 12वें अध्याय में नील का दाग एक गांधी जी ने लिखा है। उसमें लिखते हैं कि अगर राजकुमार शुक्ल नहीं आते तो मैं ना तो चंपारण जानता और ना ही मैं ये जानता कि नील की खेती से किस प्रकार से अंग्रेज लोग या अंग्रेज बगान मालिक भारतीयों का शोषण करते हैं, ये मुझे कुछ पता ही नहीं था। शायद भर गांधी जी को लग रहा था कि ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चंपारण में जो गांधी जी आंदोलन करते हैं इसमें आईएनसी का भी साथ नहीं लेते हैं, वो अपने ही गए थे और अपने ही लोगों को लेकर के एक आंदोलन करते हैं जाकर के। तो इस प्रकार से गांधी जी डॉक्टर राजकुमार शुक्ल एक जिद्दी प्रवृत्ति के किसान के कहने से गांधी चंपारण पहुंचते हैं और यहीं पर इसी आंदोलन के सफल होने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर वो अपना जो वेशभूषा था, जो धोती कुर्ता पूरा पहनते थे, यहीं पर निर्णय लेते हैं कि नहीं, मैं एक वस्त्र धारण करूँगा। जब वहाँ की स्थितियों को देखते हैं जाकर के, तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं कि आखिर पहले चंपारण में ये तिनकठिया पद्धति क्या है। इसकी मैं पूरी कहानी आपको समझा दूँ पहले, ठीक बेटा, समझिए। 1813 में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, तो उसके बाद जो अंग्रेज लोग थे हमसे कच्चा माल ले जाते थे, कपास ले जाते थे और वहाँ पर सूती कपड़े बनाते थे। सूती कपड़े जब बनाते थे तो निश्चित है कि रंगने की आवश्यकता होगी, तो रंगने के लिए, उन कपड़ों को रंगने के लिए नील की खेती लोग भारतीयों से कराते थे। लेकिन जब कुछ समय के बाद जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया, तो भारत से नील ये लोग ले जाते थे उसकी मांग खत्म हो गई, क्योंकि रासायनिक रंगों के प्रयोग से वे लोग और भी अच्छे अच्छे कलरफुल कपड़े बनाने लगे जाकर। लेकिन जो अनुबंध कर लिया था कि नील की खेती का अंग्रेज बगान मालिकों ने, उससे भारतीय किसानों को छुटकारा उन्होंने नहीं दिया। वो कहते थे कि अगर आपको छुटकारा पाना है तो एक भारी भरकम धनराशि आपको हमें देनी पड़ेगी। और भारतीय किसान वैसे भी शोषित व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती थी कि इतनी भारी भरकम धनराशि वो अंग्रेज बगान मालिकों को दे सके। इस प्रकार से यहाँ पर एक पद्धति थी जाकर के तिनकठिया पद्धति, जिसका अर्थ था, जो पद्धति जो अनुबंध हुआ था उसको हम तिनकठिया पद्धति कहते हैं। इसका मतलब था कि 3/20 भाग में जो बगान मालिक हैं, जो भारतीय किसान हैं, वो इनको 3/20 भाग में आपको नील की खेती करना ही करना है। अपनी खेती के 3/20 भाग में नील की खेती करनी है। तो तिनकठिया पद्धति का कभी अर्थ आ जाए तो 3/20 भाग में नील की खेती करना। ये थी पूरी की पूरी चंपारण की कहानी, जो कहीं ना कहीं जिस अनुबंध से कहीं ना कहीं भारतीय लोग शोषित थे, अंग्रेज बगान मालिक भारतीयों का शोषण कर रहे थे। गांधी जी जाते हैं जब चंपारण, तो इनके साथ एक टीम जाती है जाकर के। टीम का नाम कुछ सुन लीजिए जाकर। बृजकिशोर प्रसाद जी हो गए, वकील साहब जिन्हें कहते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हो गए, महादेव देसाई हो गए, नरहरि पारिक हो गए, JB कृपलानी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। ये सारे लोग इनके साथ जाते हैं। गांधी जी इनके साथ, इन सभी के साथ सुबह निकलते थे, चंपारण में हर गांव जाते थे, गांव के किसानों से मिलते थे जाकर के, उनका बयान दर्ज करते थे और बयान दर्ज करने के बाद कहीं ना कहीं अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते थे। ये सब चीज़ें जब हो रही थी चंपारण में, तो एक बहुत अजीब सी घटना हुई थी। यहाँ पर जब चंपारण गए थे गांधी जी, तो वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने गांधी से कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं है। गांधी का नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपके इस निर्णय की अवज्ञा करता हूँ। आपको अगर गिरफ्तार करना है तो मुझे आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बात मानने वाला नहीं। यहाँ पर बिल्कुल एक अलग प्रकार का सत्याग्रह था। कभी भी तिलक और एनी बेसेंट भी ने ऐसा नहीं किया था। लोग विरोध करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनसे कहा जाता था आपको इस जगह नहीं जाना है, तो विरोध करते हुए उस जगह से वापस वो चले जाते थे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहते थे कि मैं इस जगह से नहीं जाऊँगा। गांधी का नहीं, मुझे देखना है, यहाँ पर चीज़ों को समझना है कि वाकई क्या स्थिति है। आपको अगर गिरफ्तार करना है तो आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से वापस जाने वाला नहीं हूँ। एक प्रकार का नया क्रांति या नया आंदोलन हम कह सकते हैं, लोग प्रयोग देख रहे थे गांधी जी का। गांधी जी ने जब वहाँ पर 800 किसानों का लगभग बयान जब दर्ज किया, तो उनको वास्तव में पता चला कि इस तिनकठिया पद्धति, जिसमें 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था, इस पद्धति के माध्यम से, इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अंग्रेज बगान मालिक भारतीयों का जबरदस्त शोषण कर रहे हैं। उनका हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है देखकर वहाँ की स्थितियों को। और गांधी जी
और जो अंग्रेज़, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी अब लग रहा था कि नहीं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने भी अपनी एक समिति बना दी थी, उसमें गांधी को भी शामिल कर दिया था। और गांधी ने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए थे कि उन्होंने अपनी बात को सही सिद्ध कर दिया था कि नहीं, तिनकठिया पद्धति से भारतीय किसानों का शोषण हो रहा है। अंग्रेज़ों को बात समझ में आ गई, अंग्रेज़ों ने गांधी की बात मान ली और ये निर्णय हुआ कि जो भी बागान मालिकों ने धनराशि ली है उसका 25% जो जुर्माना है वो भारतीय किसानों को वापस कर दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि गांधी को यहाँ 100% की बात करनी चाहिए, लेकिन गांधी कहा नहीं ठीक है 25% दे रहे हैं, कम से कम उन्होंने बात तो मानी, कम से कम हमारे उस आंदोलन को माना तो कि नहीं, झुकने के लिए तो तैयार हुए, ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। इस प्रकार से यहीं पर ही जब ये पूरा आंदोलन गांधी जी करते हैं तो यहीं पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बनते हैं और यहीं पर ही गांधी जी एक वस्त्र धारण करने का निर्णय करते हैं, मैं एक ही वस्त्र धारण करूँगा। तो ये पूरी कहानी बेटा मैंने आज आपको चंपारण की समझाई, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और अगले लेक्चर पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम अहमदाबाद और टेक्सटाइल आंदोलन को समझेंगे। तो अच्छे से मेरी बातों को समझिए, ध्यान से समझिए, पूरी कहानी को समझिए, इससे तथ्य भी निकालिए, इसका एनालिसिस भी करिए, क्योंकि सब कुछ इसी में छिपा है। क्योंकि जितना आप सोचेंगे, जितना विश्लेषण करेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद है। जो बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से सीखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उनको लिखिए जा करके और खूब मेहनत करिए। आपके एग्जाम शिफ्ट हैं, निश्चित है PCS का एग्जाम अक्टूबर में होगा, RO दिसंबर में होगा, रात दिन तैयारी कर दीजिए RO की, PCS की। और जो बच्चे UP PET का एक फॉर्म भर चुके हैं वो UP PET के लिए तैयारी करें। तो अच्छे से तैयारी करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।